दो मेजर तरीकों पर आज हम बात करेंगे कि पहला तो लिमिट्स पर कैसे एल्जेब्रिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, दूसरा कि सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम लिमिट को कैसे निकालते हैं। दोनों तरीके हम डिस्कस करेंगे। आई होप आप जानते हो हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी बहुत कॉम्प्रहेंसिवली हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस को 5 मेजर चंक्स में हमने डिवाइड किया है। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर चुके हैं और अब हम कैलकुलस पर हैं। इसके बाद हम वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड देन हम एल्जेब्रा और अंत में ट्रिग्नोमेट्री के साथ सारी चीज़ें कल्मिनेट करेंगे। एक स्ट्रक्चर्ड ये तैयारी है, क्योंकि हम पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स कर रहे हैं, उन्हें हम एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और फिर क्या भाई, फिर हम लेकर आते हैं आपके लिए JEE एडवांस से उस चैप्टर से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। मतलब एक अच्छी तैयारी और बिल्कुल ऑफ कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सीधे चीज़ें अनफोल्ड करते हैं कि आज हमारे लिए क्या क्या चीज़ें निकल कर आने वाली हैं। तो मैं शुरुआत अगर करूं एक सिंपल से स्टेटमेंट के साथ कि अगर मुझसे कभी भी कोई कहे कि f(x) एक लिमिट है, जिसमें लिमिट मैंने x एक अप्रोचेस a को अप्लाई किया है और उसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है लेट्स से l, इसी तरीके से g(x) पर ही भी वही मैंने x अप्रोचेस a लिमिट अप्लाई की है और उसकी सिग्निफिकेंट कोई वैल्यू है m, l और m कोई वैल्यूज़ हैं, तो आप बड़े आराम से कहिए कि सर f(x) प्लस g(x) या f(x) प्लस या फिर f(x) माइनस g(x) पर अगर आप लिमिट x अप्रोचेस a अप्लाई करें तो ये आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब आप लिमिट ऑफ f(x) निकाल लीजिए और लिमिट ऑफ g(x) निकाल लीजिए, ऑफ कोर्स जब x a को अप्रोच करे, और उनकी इंडिविजुअल लिमिट्स का वही जो सम और डिफरेंस का साइन बीच में लगा हुआ है वो अप्लाई कर दीजिए। आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये वही आंसर होगा। मतलब पहली इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्रॉपर्टी कि लिमिट आप आराम से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में। अभी फिलहाल हमने प्लस या माइनस पर बात की, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट हो रहा है, यानी f(x) और g(x) का प्रोडक्ट आप लेकर उस पर लिमिट निकाल रहे हो, और मुझे अगर उनकी इंडिविजुअल f(x) और g(x) की इंडिविजुअल लिमिट्स पता है, तो मैं कहूँगा ज़्यादा दिमाग मत लगाइए सर, आप f(x) पर x जब a को अप्रोच करता है तो जो लिमिट थी उससे, g(x) पर जब x a को अप्रोच करता है उस लिमिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वही होगा। मतलब आप पहले f(x) और g(x) को मल्टीप्लाई करें, सुनिएगा ध्यान से, और फिर x a को अप्रोच कर रहा है, लिमिट उस पर अप्लाई करें। ये बेशक इसके इक्वल होगी कि आप f(x) पर a जो अप्रोच कर रहा है x a को, वो लिमिट ले लें, g(x) पर भी लिमिट ले लें और उनका प्रोडक्ट ले लें। क्या आइडिया आपको समझ आ रहा है? कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर एक और बहुत ज़रूरी बात कि जैसे प्रोडक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुए वैसे ही डिवीजन भी होता है, यानी कोई f(x) अपॉन g(x) इनके डिवीजन को लेने के बाद उस डिवीजन वाला वो रिजल्ट है आपका, उस पर अगर कोई लिमिट अप्लाई करने को कह रहा है तो मैं कह रहा हूँ इतना मत करिए, आप सीधे सीधे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की अलग अलग इंडिविजुअल लिमिट्स भी निकालकर उनकी वैल्यूज़ का डिवीजन कर लीजिए, तब भी आपका आंसर वही रहेगा। मैं एक बहुत ज़रूरी सी बात जानता हूँ, ये बात आप सब भी जानते हैं और इससे आप मेरा यकीन है सब सहमत होंगे कि सर डिनोमिनेटर में ज़ीरो लेना हम कभी भी अफोर्ड नहीं करेंगे, एंड दैट्स वाई मैं चाहूँगा कि m कभी भी क्या ना हो, ज़ीरो। ये बड़ी सिंपल सी बात है जो आई होप हम सब अब जानते हैं। फिर क्या सर, नेक्स्ट पॉइंट जो क्रूशियल निकल कर आता है कि अगर k कोई कांस्टेंट वैल्यू है जो कि x से इंडिपेंडेंट है, ऑफ कोर्स क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो आप उस पर कोई लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे, तो आप अपनी लिमिट अंदर फंक्शन को पास करिए, k को बाहर रखिए। आई होप ये लाइन आपको समझ आ रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर k कोई कांस्टेंट वैल्यू से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई किया जाए तो उस फंक्शन की आप लिमिट निकाल लीजिए और वो जो लिमिट है उससे आप k को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ना सिर्फ इतना बल्कि ये और एक्सटेंड होके और मज़ेदार तरीके से और भी कई मायनों में अप्लाई होती है। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। लिमिट व्हेन x अप्रोचेस a, f(x) raised to the power g(x) can directly be written as l to the power m, that's all। मतलब ये लिमिट पावर के पास भी जाती है, मतलब जहां जहां टेक्निकली x दिख रहा है ना, वहां वहां से पहुंचाइए और सोचिए कि इसे हम कैसे वर्कआउट करेंगे। और इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं पर अलग अलग फंक्शंस के साथ कैसे लिमिट बिहेव कर रही है, कैसे सोचना है, कैसे वो रिजल्ट निकल कर आते हैं, उन्हीं पर हम बात कर रहे होंगे।
और गौर से सुनिएगा ध्यान से, अगर एक कंपोजिट फंक्शन की बात आए, इसे बहुत ध्यान से सुनना, जैसे कि मुझसे कोई कहे f ऑफ g ऑफ x, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट को अंदर पास कर दूंगा किसके पास, f लिमिट ऑफ g ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस x अप्रोचेस a, और ये वैल्यू मेरा मानना है, आप सब जानते हो किसके इक्वल होती है, ये वैल्यू जाहिर सी बात है m के इक्वल होती है, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, f ऑफ m। एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ, मुझे पता होना चाहिए सर कि f जो है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, कहाँ पर, एट gx इज इक्वल टू m पर। मतलब क्या, इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपने f के अंदर क्या पास किया है, g ऑफ x, तो g ऑफ x अब आपका इनपुट है। और कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लिमिट के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा वो हम कंटिन्यूटी ही पढ़ेंगे। इस पूरी कंडीशन को हम तब अच्छे से समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि कंटिन्यूटी का मतलब है कि उस फंक्शन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको पेन अपना लिफ्ट ना करना पड़े, मतलब एक ही बार में आप उस फंक्शन के ग्राफ को बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ कर पाएं, यानी उस फंक्शन में कहीं ब्रेक्स ना हो, कहीं कहीं वो टूटा ना हो, वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो। आई होप लैंग्वेज थोड़ी समझ आ रही है। खैर, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और एग्जैक्टली कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या होता है हम चैप्टर कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे, पर अभी फिलहाल लिमिट समझिए। मैं बस एक छोटा सा स्टेटमेंट आपको कहना चाह रहा हूँ कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इवन पावर में हो या किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करे, लिमिट आपकी सॉर्टेड सी बस डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। कंपोजिट फंक्शन में जो आपको ध्यान रखना है वो क्या, कि अगर मुझसे कोई कह रहा है f ऑफ g ऑफ x पर आप लिमिट अप्लाई करिए, तो आप कुछ मत करिए, वो लिमिट g ऑफ x पर अप्लाई कर दीजिए। g ऑफ x को मैं जानता हूं कि अगर x a को अप्रोच करे तो g ऑफ x m को अप्रोच करता है, तो टेक्निकली आप f ऑफ g ऑफ x मतलब f ऑफ m निकाल दीजिए। और f ऑफ m जब आप निकाल रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि g ऑफ x जब m को अप्रोच कर रहा है तो f आपका इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, जब g ऑफ x m को अप्रोच कर रहा है तब वो कंटिन्यूस होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, आई डेफिनेटली डेमोन्स्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, बट पहले बस इस बात को समझ लीजिए कि लिमिट्स की अलजेब्रा कैसे बिहेव करती है। आई होप बड़ी सॉर्टेड सी बातें हैं, कोई नई, कोई विशेष, कोई मुश्किल बात हमने नहीं की, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट, जिसे हम डेफिनेटली एक क्वेश्चन से समझेंगे बजाय अभी यहाँ कंफ्यूज होने के। मेरा यकीन करिए एक अच्छे एग्जाम्पल से हम इसे बहुत क्लैरिटी के साथ समझेंगे। पर क्या ये बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं? विद दैट आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हमारे सामने क्या अनफोल्ड होती हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज। जैसे कि सर कल को मैं आपसे कहूँ लॉग लेने को, तो लॉग भी तो एक कंपोजिट फंक्शन का ही एग्जाम्पल है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स में लेने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं कहूँगा साहब आप कुछ मत करिए, लॉग तो लॉग है, लॉग पे लिमिट का कोई असर नहीं पड़ना है, तो आप लिमिट अंदर पास कर दीजिए एफ ऑफ एक्स के पास। अब एफ ऑफ एक्स क्या कहेगा कि जब एक्स ए को अप्रोच करता है मैं एल होता हूँ, तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, लॉग एल। बस इतनी सी बात है। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंट आ जाए, मतलब e की पावर f ऑफ x है, तो वही बात f ऑफ x की पावर g ऑफ x में हम क्या करते थे, f ऑफ x पर भी लिमिट अप्लाई कर रहे थे, g ऑफ x पर भी लिमिट अप्लाई कर रहे थे। अब चूंकि e कांस्टेंट है तो e पर कोई लिमिट लगनी नहीं है, तो आप क्या पास कर देंगे लिमिट को एक्सपोनेंट मतलब पावर के पास, तो वो क्या हो जाएगी e टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x, और ये क्या होता है सर, ये होता है l, तो ये टेक्निकली e टू द पावर l के इक्वल होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत सुलझे हुए से एक्सप्रेशन हैं, अगर आप अच्छे से चीज़ें देख पा रहे हैं तो द सेम थिंग हैपेंस विद मॉड्यूलस, है ना। मॉड्यूलस और ये सब हैं क्या, आप देखो ना, ये सब कंपोजिट फंक्शंस हैं। मतलब ये क्या है, ई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, आप सुन रहे हो, ये क्या है, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स, ये है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो कंपोजिट ही तो है कि आपने लॉग के साथ एफ ऑफ एक्स का कंपोजिट, ई टू द पावर एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स का कंपोजिट, मॉड ऑफ एक्स के साथ एफ ऑफ एक्स का कंपोजिट। तो इस तरीके से आपने देखना चाहा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ फिर वही बात, ये जो x अप्रोचेस a है वो पास करिए f ऑफ x में, f ऑफ x जो भी वैल्यू रिटर्न करता है उसका बॉट ले लीजिए। तो टेक्निकली कुछ नहीं करना है, आपको उन फंक्शंस की जहाँ जहाँ फंक्शंस मौजूद हों लिमिट अप्लाई करनी है। आपको याद होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमने एक डिस्कशन किया था JEE एडवांस्ड के जब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे थे, तो एक क्वेश्चन आया था लिमिट x अप्रोचेस 0 f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, वहाँ हमने डिस्कशन किया था। और तब ये डिस्कशन करते वक्त हमने बात की थी कि इसका एक बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और वही सारी बातें यहाँ पर करी जा रही हैं। अगर आप समझ पा रहे हो तो एक बहुत ज़रूरी, बहुत 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 ज़रूरी बात निकल कर आती है, इसे प्लीज़ समझिएगा कि कभी भी जब x a को अप्रोच करे और f ऑफ x आपका प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो निसंदेह मैं कहूँगा कि 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स आपका 0 को अप्रोच करेगा। मतलब अगर आपका किसी भी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो पूरा फ्रैक्शन न्यूमरेटर में कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी ऑफ कोर्स,
जीरो नहीं होना चाहिए ऑफकोर्स न्यूमरेटर में, है ना। तो दिस अपॉन इन्फिनिटी विल ऑलवेज रिजल्ट, और दिस अपॉन माइनस इन्फिनिटी विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू जीरो। क्या ये सारी बातें याद रहेंगी? क्या इन सारी बातों से बिल्कुल बेसिक सा, सिंपल सा, सॉर्टेड सा सेंस आप निकाल पा रहे हैं बिना किसी बात के कंफ्यूजन को लेकर? आई होप एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स आप समझ पा रहे हैं और चीज़ें क्लियर होती चली जा रही। एक बहुत क्रूशियल सी ये प्रॉपर्टी है, इसे प्लीज़ ध्यान से समझना। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज से रहते हैं। मैं आपको एक बहुत डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं दो लिमिट्स पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। एक लिमिट है क्या? लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स, और एक लिमिट है x अप्रोचेस a g ऑफ x अपॉन h ऑफ x। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इफ f ऑफ a एंड g ऑफ a अपॉन h ऑफ a एग्जिस्ट एंड आर फिक्स्ड रियल नंबर्स, आई रिपीट माई स्टेटमेंट। मान लो कि अगर मैं f में a पास करता हूं और मुझे f ऑफ a कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू मिलती है, जैसे मान लो मैंने f ऑफ a निकाला और मुझे पता चला कि f ऑफ a लेट्स से 3 है, समझाने के लिए आपको कह रहा हूं, है ना। मैंने यहाँ पर जैसे g ऑफ a और h ऑफ a निकाला, और मैंने g ऑफ a अपॉन h ऑफ a निकाला और मुझे वो वैल्यू कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली, लेट्स से क्या मिली मुझे? -7। बस समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, है ना। ऑफ कोर्स h ऑफ a तो 0 होने से रहा, वो तो होना भी नहीं चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ मिला तो वो क्या कहना चाह रहा है वो सुनना। देन वी से कि जो f ऑफ x की x के a अप्रोच करे पर लिमिट है ना, वो f ऑफ a ही है। ज्यादा मत सोचिए सर। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, प्लीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको सीधे सीधे उस फंक्शन में a वैल्यू x की जगह a पास करने पर आपको एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही है, तो ज्यादा मत घुमाइए उस सवाल को, LHL RHL के खेल में मत घुसिए। आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। वो फंक्शन जो a पर उसकी वैल्यू है, वहां पर वो उसे अप्रोच कर रहा होगा जब x a को अप्रोच कर रहा होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, बहुत गौर से सुनिएगा। ये फंक्शंस होते ही ऐसे हैं, ये डिजाइंड ही ऐसे होते हैं, ये बनते ही ऐसे हैं कि जब उस फंक्शन में आप कोई वैल्यू पास कर दे और उस वैल्यू पर मुझे कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही हो, कोई फिक्स्ड वैल्यू मिल रही हो, तो मैं कहूंगा कि f ऑफ x की वैल्यू जब x a को अप्रोच कर रहा है f ऑफ a ही होगी। g ऑफ x अपॉन h ऑफ x की वैल्यू जब x a को अप्रोच कर रहा है g ऑफ a अपॉन h ऑफ a ही होगी। कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। और क्या बातें? इन अदर वर्ड्स, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से x की वो वैल्यू रखकर मुझे कोई फिक्स्ड रियल नंबर मिल रहा है, तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा लिमिट्स के क्वेश्चंस में। जनाब आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर जिस भी वैल्यू नहीं वैल्यू, है ना, जिस भी वैल्यू की तरफ x अप्रोच कर रहा होगा, जिस भी वैल्यू की तरफ x अप्रोच कर रहा होगा, वो वैल्यू अगर मैंने इस फंक्शन में पास की और अगर ये मुझे कोई फिक्स्ड रियल नंबर रिटर्न कर रहे हैं, इफ आई हैपन टू ऑब्टेन अ फिक्स्ड रियल नंबर, इन दैट केस मैं कहूंगा मत ज्यादा दिमाग लगाइए, वो जो नंबर आपको मिला है वही उस फंक्शन की उस वैल्यू को अप्रोच करने पर लिमिट है। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? यानी कि if the point to which the variable tends to is a point in the domain of the function, then the value of the function at that part is its limit. I hope ये बात आपको समझ आई है। कोई परेशानी? बस इतनी सुलझी हुई सॉर्टेड सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वैल्यू रखकर देख लो। तो अब जब भी मैं लिमिट के क्वेश्चंस एनकाउंटर करूंगा, जब भी मुझे लिमिट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, मेरा सबसे पहला काम ये होगा सर कि उस फंक्शन में वो वैल्यू पास कर दी। वो वैल्यू पास करने से अगर मुझे कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल रही होगी, कोई एक फिक्स्ड रियल वैल्यू मिल रही होगी, तो मैं कहूँगा ये मेरा आंसर है, कहानी खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। क्या ये बात समझ आई? हम ऐसे ही अब क्वेश्चंस को करेंगे। नहीं हो रहा होगा तो बेशक मैं कुछ ना कुछ और सोचूंगा, पर हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा पहली होती, तो पहले बोलने की जरूरत नहीं। मतलब हमारी प्रायोरिटी हमेशा क्या होगी कि हम जो लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, जो भी वो सिग्निफिकेंट वैल्यू मुझे दे रहा है, जिस वैल्यू तक मुझे वो टेंड करवा रहा है, अगर वो वैल्यू पास करने पर मुझे कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू मिली, कोई रियल फिक्स्ड वैल्यू मिली, तो मैं कहूँगा ये आपका आंसर है, बात खत्म करो। और ऑफ कोर्स ऐसा हर बार नहीं होगा क्योंकि चीज़ें बहुत बुरे तरीके से बिगड़ेंगे और लिमिट्स के क्वेश्चंस कई सारे अलग अलग एंगल से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे और हम बहुत सारी, यकीन करिए, बहुत सारी अमेजिंग सी चीज़ें देखेंगे इस चैप्टर में। खैर, पहला सब्स्टिट्यूशन वाली मेथड समझ आ रही है कि कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है और सोचना है। जैसे ध्यान से देखिए, अगर मुझे निकालना है कि x जब 1 को अप्रोच करे तो ये किसे अप्रोच करता है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा सर, मैं काम करूंगा 1 रख दूंगा, तो 3 + 4 + 5 जो कि कितना होता है 12, एंड दैट्स योर आंसर, दैट्स इट, यस दैट्स इट। आगे क्या?
जैसे कि कोई कहे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 3, जब x2 को अप्रोच कर रहा है तो मैं कहूँगा जब x2 को अप्रोच कर रहा है तो देखो 4 माइनस 4 0 अपॉन 2 प्लस 3 5 0 अपॉन 5 0, दैट्स योर आंसर। यकीन करिए दैट्स डेफिनेटली योर आंसर। क्या आपको सबसे पहले सब्सटीट्यूशन समझ आ रहा है कि आप सीधे वैल्यू पास करिए और आंसर दीजिए और बात खत्म करिए। कहीं प्रॉब्लम होनी होगी तो प्रॉब्लम दिख जाएगी, और वो कैसे रिजॉल्व करेंगे उसके अलग अलग तरीके हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहला सिंपल सा तरीका सब्सटीट्यूशन यूज करिए, क्वेश्चन खत्म करिए। याद रहेगी ये बात। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और अगर देखना चाहें और चीज़ें समझना चाहें तो मैं एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ, देखता हूँ कि चीज़ें कैसे करनी है। आपको याद है ना कि अगर x a को अप्रोच करे तो मैं मान लेता हूँ, प्लीज़ इस बात को समझ लो कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है और f of x जो है आपका, मैं समझाने के लिए बस कह ले रहा हूँ, है ना, कि हम इसे मान लेते हैं l, और अगर x a को अप्रोच कर रहा है और आपका फंक्शन f of x के बजाय g of x है, तो इस वैल्यू को मैं मान लेता हूँ m, क्योंकि मैं बार बार इतना लिखना नहीं चाह रहा हूँ सच कहूँ तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ भाई, मैं आपसे सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, ये लिमिट अंदर पास होगी तो ये लिमिट x अप्रोचेस a f of x आ जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस a g of x आ जाएगा। तो टेक्निकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है l प्लस m इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 2। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये क्या लिखा हुआ है, x अप्रोचेस a f of x माइनस x अप्रोचेस a g of x, यानी टेक्निकली ये क्या लिखा हुआ है, सर ये लिखा हुआ है l माइनस m इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू 1। कोई परेशानी? अभी अगर मैं आगे आपसे बात करूं तो मेरा आपसे कहना है, सर बताओ दोनों को अगर ऐड कर दें, दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2l कितना हो जाएगा 3, क्योंकि m से m कैंसिल। 2l अगर 3 है तो l कितना होगा सर, l आपका होगा 3/2। कोई परेशानी? अगर l आपका 3/2 है तो वो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो m कितना आ जाएगा 2 माइनस 3/2, 3/2 यानी 1.5, 2 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 यानी 1/2, यानी मुझे यहाँ से m कितना मिल रहा है, m मुझे मिल रहा है 1/2। इससे क्या हो रहा है सर, इससे ये हो रहा है जनाब, लिमिट x अप्रोचेस a f of x मतलब l, लिमिट x अप्रोचेस a g of x मतलब m। तो आपसे टेक्निकली वो l इंटू m की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि मेरे पास है 3/2 इंटू 1/2, दैट्स क्लियरली 3/4 एंड दैट्स योर आंसर। This is how easy this question was, just kept in order to make you understand the nuances of algebra of limits. Of course इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, पर आपको ये बारीकियां पता हो कि चीज़ें कैसे सोची जाती हैं, लिमिट में कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और उसे कैसे सोचा जाता है, बस वो बात आपके दिमाग में सॉर्टेड रहे, क्योंकि अक्सर बच्चे यही बात भूल जाते हैं। कहाँ भूलते हैं पता है, यहाँ। और कई बार क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहा होता है पर इस बात को वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। खैर आने वाले लेक्चर्स के दौरान हम ये सारी बातें करेंगे। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपसे चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ, बहुत बेसिक, बहुत सॉर्टेड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। सब्स्टिट्यूशन जानते हैं क्या? हम बिल्कुल जानते हैं। तो अगर मुझसे कोई कह रहा है कि जीरो के अप्रोच करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, मैं कहूँगा मत दिमाग लगाइए सर, जीरो पास करिए, देखेंगे कोई प्रॉब्लम होगी तो, पर पहले तो जीरो पास करिए। तो जीरो पास किया तो 0 + 4 4, 2 - 0 2 रेज्ड टू द पावर 0 0 0 - 3 कितना -3, 0 - 1 -1। क्या यहाँ तक कोई परेशानी? 4/2 कितना होता है 2, और -3/-1 3, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, एंड दैट विल बी योर आंसर। मेरा यकीन करिए ऐसे क्वेश्चंस आपकी बोर्ड्स में भी नहीं आएंगे। पर सबसे पहले टू मेक यू अंडरस्टैंड कि लिमिट इतना आसान कंसेप्ट है कि हाँ, कहने को अगर आप उस फंक्शन में, उस एक्सप्रेशन में जिस वैल्यू को वो अप्रोच कर रहे हैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर कोई सिग्निफिकेंट फिक्स्ड वैल्यू आपको मिल रही है तो आपका आंसर है कोई सिग्निफिकेंट फिक्स्ड वैल्यू। माइंड एवरीवन, फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू इज अ वेरी क्रूशियल वर्ड हियर। दैट शुड बी अ फिक्स्ड वैल्यू। इट शुड नॉट बी 2.2 हो सकता है, 2.3 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है। क्या कोई फिक्स्ड वैल्यू मिल रही है? हाँ मिल रही है, तो बात खत्म। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नेक्स्ट पार्ट पर आता हूँ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखना। वो पहले तो कह रहा है कि a1 जो है आपका 1 है, ठीक है, an+1 आपका ये है, n जो है आपका >= 1 है, और ये एक वैल्यू दे दी है उसने। फिर वो आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है। सर कुछ तो भी हो रहा है यहाँ पर। मेरा कहना है एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन में, कौन से एक्सप्रेशन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेशन आपके पास है इस पर मैं लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ, है ना। मैं इस एक्सप्रेशन में LHS और RHS दोनों में n अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई करता हूँ, तो LHS पे हो जाता है a of n+1। कोई परेशानी? RHS में अप्लाई किया तो RHS में अप्लाई किया तो क्या मिलता है सर, ध्यान से देखिएगा, ये बन जाता है लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, n अप्रोचेस व्हाट, इन्फिनिटी,
है ना, कितना 4 + 3 टाइम्स an अपॉन ऑफ कोर्स कितना 3 + 2 टाइम्स an। अब अगर मैं आपसे आगे अगला सवाल मेरा पूछूं तो मेरा आपसे कहना है कि आप मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बता सकते हैं कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो an+1 किसे अप्रोच करेगा, यानी ये क्या वैल्यू देगा। तो मेरा कहना है सर गौर से देखो कि आपको इस बात में और इस बात में कोई खासा फर्क नजर आ रहा है। आप समझना बात को, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो an क्या होगा, और जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n+1 क्या होगा। अब देखो ना, n जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n+1 भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो टेक्निकली ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर सकता हूँ किस बात से, मैं इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर सकता हूँ इस बात से कि आप यहाँ पर an वाला थॉट अप्लाई कर दो। क्या बात आपको समझ आई। वहीं राइट हैंड साइड पर अगर मैं समझूँ तो क्या मैं उसे आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ, यानी पास कर सकता हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन, हम इसे क्या क्रैक कर चुके हैं स्टूडेंट्स, हम कह चुके हैं कि ये a होगा। आई होप ये a क्यों होगा, इस पर एक सिंपल सा डायरेक्ट सा क्लैरिफिकेशन अगर मैं दूं, मेरा आपसे ये कहना है कि जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, जब n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो n+1 भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये भी वही हुआ और ये भी वही हुआ, यानी कि अगर an जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करे a है तो an+1 n के इन्फिनिटी अप्रोच करने पर भी a ही होगा। दूसरी ज़रूरी बात मेरा ये कहना है, ये लिमिट आप निसंदेह आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फॉरवर्ड करिए, इस कांस्टेंट टर्म और इस कांस्टेंट टर्म को हटा दीजिए, मतलब भूल जाइए, उस पर अप्लाई मत करिए। इवन इन कोफिशिएंट्स पर भी अप्लाई मत करिए, आप सीधे इस पर और इस पर अप्लाई करिए। तो जब n अप्रोचेस इन्फिनिटी a n पर अप्लाई किया तो वो क्या देगा a, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 4 + 3a। आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सिमिलरली n अप्रोचेस इन्फिनिटी, आपने यहाँ a n पर अप्लाई किया तो वो वापस क्या देगा a, तो ये कितना हो जाएगा 3 + कितना 2a। ये बात आपको समझ आई। आई थिंक इस बात से आप सब सहमत है जो भी हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या सर, एक काम करते हैं, आप सीधे सीधे देखो, थोड़ा चीज़ों को रीराइट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये 3 + 2a को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3a। आई होप आपको दिख रहा है, ये कितना है 3a + 2a × a कितना 2a²। वेयर इज ऑन द राइट हैंड साइड ये कितना है 4 + 3a, ये कितना है भाई 4 + 3a। और अगर अब मैं चीज़ों को देखूं तो क्या आपको नज़र आ रहा है कि सर ये 3a से ये 3a आपका कैंसिल, तो 2a² 4 के इक्वल, यानी a² आपका 2 के इक्वल। आई होप आपको दिख रहा है, 2 से 4 कैंसिल, तो a² आपका किसके इक्वल, a² आपका आता है 2 के इक्वल। और अगर a² 2 के इक्वल आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपका a ±√2 होगा। लेकिन अगर मैं उसे ध्यान से देखूं तो क्या आपको ये बात पता है, जब उसने कहा था, क्या कहा था भाई, कि आपका a1 अगर 1 है, आई रिपीट माई स्टेटमेंट, a1 अगर 1 है और अगर a1 अगर 1 है तो आप सोच के देखो, जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो क्या आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी या नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी। मेरा कहना है a1 आपका 1 है और आगे आपको n की वैल्यू जब आप पॉजिटिव 1 से बड़ी करते जा रहे हो तो यकीनन तौर पर आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ ही मिलती चली जाएंगी। यानी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि a जो एक वैल्यू होगी वो जाहिर सी बात है आपको एक पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी -√2 इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा +√2, एंड दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू मार्क इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात स्पष्ट तौर पर समझ आई है कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोचेंगे और इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है और इन पर सवाल कैसे बनकर आएंगे। एक बेसिक सा कंसेप्ट कि मुझे सब्स्टिट्यूशन से लिमिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये बस समझाने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान और सॉर्टेड सा तरीका है। लिमिट के कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं और अब हम ग्रेजुअली अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। अभी सिर्फ आपके ब्रेन में ये बात फीड करवाई जा रही है, बात डाइजेस्ट करवाई जा रही है कि लिमिट कंसेप्ट क्या होता है और उसे कैसे सोचा जाता है, फिर कैसे अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में इन क्वेश्चंस को हम वर्कआउट करेंगे, इस पर हम बातें करेंगे। आई होप आप जानते हैं हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। एक बहुत ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा चंक हम कवर कर चुके हैं। अब हम
कैलकुलस पर है, इसके बाद वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम करेंगे, उसके बाद हम एल्जेब्रा और अंत में ट्रिग्नोमेट्री के साथ चीज़ें कल्मिनेट करेंगे। बहुत थरो और कॉम्प्रहेंसिवली आपकी तैयारी होती है क्योंकि हम पूरे सिलेबस के हर एक चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स करते हैं, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए देते हैं एंड यकीनन तौर पर आपके लिए हम JEE एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी करवाते हैं हर चैप्टर के साथ हाथों हाथ वहीं। एक काफ़ी स्ट्रक्चर्ड ये तैयारी है, हर कैटेगरी हर वेराइटी के क्वेश्चंस हम करते हैं, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, मैट्रिक्स मैच टाइप हो, लिंक्ड कॉम्प्रहेंशन बेस्ड हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जो भी आपकी एग्जाम्स पूछती हैं। आप बस लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, आप ये एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे एज फार एज द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इज कंसिडर्ड। विद दैट आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।